अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बिजली की लोड शेडिंग का है। आज हम बात करेंगे कि ये लोड शेडिंग किस वजह से है, आवाम किस तकलीफ़ के अंदर गुजर रहे हैं, आवाम से बात होगी। और उसके बाद हम जाएंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास, अमीर जमात इस्लामी कराची, उनसे पूछेंगे कि उनके नज़दीक इसका हल क्या है। और प्रोग्राम के आखिरी मरहले में मुनीर गोडल साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम 3 हट्टी से करीब मार्टन क्वार्टर पर मौजूद हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त लोड शेडिंग का क्या हाल है। आप लोग बताएं, बिजली की क्या सूरत हाल है? अल्लाह माफ करे, इतने परेशान है ये अल्लाह ही जानता है। ये कसम खाने वाले होता है झूठा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। रात दिन बत्ती नहीं है, पानी नहीं है। ये कितने घंटे लाइट जा रही है एक दिन में? एक गुल्लो पूरी रात नहीं होती बेटा जी, सारा दिन लाइट नहीं होती, सारी रात लाइट नहीं होती। 1 घंटे के लिए आती है, 3-3, 4-4 घंटे के लिए गायब रहती है। और बिल आप ये देखेंगे कितना 11-11, 12-12 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। बच्चे हमारे कामों पे नहीं है, बेरोजगार हम लोग बैठे हुए, बच्चे हमारे सारे, हम ये बिल 11-11 हज़ार कहाँ से भरें? और उसके बाद ये लोग पुलिस को साथ लेकर आते हैं कि पुलिस को पिटवाएंगे आपको पुलिस से। अगर आपने जरा सी भी कोई वो करी तो हम आपको पुलिस से पिटवाएंगे। आप लोग हर महीने बिजली का बिल पे कर रहे हैं या ये 2 महीने 3 महीने का हो गया, इतना हो जाता है? नहीं, हमारा तो रेगुलर होता है, रेगुलर भरा जाता है। हर महीने भरते बेटा, हर महीने। और कहते हैं आपने गुंडा लगाया है, झूठा इल्जाम लगा। 21,000 बेटी का बिल आया है मेरा, और 1 रुपया भी नहीं कम करते। फिर जाने के बाद भाई ये झूठा है, तुम आके देखो, कहते नहीं तुम झूठ बोलते, आके चेक करते हैं। एलपीसी उतार के ले जाते हैं भाई, एलपीसी उतार के ले जाते हैं। 1 महीने बिल नहीं भरो तो एलपीसी उतार लेते हैं। रात में भी लाइट जा रही है? पूरी रात 1 बजे आती है, 10 बजे लेते हैं, 1 बजे आती है, फिर 2:30 से 3 के दरमियान लेते हैं, फिर 5। ये जो इतनी गर्मी है, इस गर्मी में फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं है, रोडों पे और गलियों में बैठे हुए। हॉस्पिटल पहुंच जाता है, बीपी लो हो जाता है तो हॉस्पिटल में कोई फेंक जाता है। हाई होता है, हम तो दिल के मरीज है, एक्सीडेंट हुआ है, सारी रात रोड पे बैठे हुए हैं। अब क्या करें, कहाँ जाए बताएं? और हर शख्स जो है वो जनरेटर नहीं लगा सकता। क्या वजह क्या है जो रात को लाइट बंद होती है? रात को तो नहीं, रात को सोने का टाइम होता है, लाइट बंद करने का टाइम होता है। कोई तरीका ही नहीं है इन लोगों के पास यार, क्या करे इंसान परेशान। अभी कराची इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि वो रात को 2 दिन पहले उन्होंने बात कही थी कि रात को लाइट नहीं जाएगी, लेकिन रात को जा रही है, बराबर जा रही है। क्या कोई टाइमिंग है या तो भाई 2 बजे, एक तो 1:30 बजे आती है, फिर 2:30-3 बजे फिर बंद कर देता, फिर फजर में आती है? क्या है ये? कौन कैसे सोएंगे भाई? क्या हो, इस बिल में क्या मसला है? 33,000 का ही मसला है। देखो 33,000 का? कितने महीने का ये? 1 महीने का ही है। 1 महीने का 33,000 रुपए का बिल। और पिछले महीने का कितना था? 12,000 ये कुछ पहले आया था पिछले महीने का। अभी इन्होंने लगा के भेजा है 33,000 रुपए का। 1 घंटा लाइट आ रही है रात में, वो 6 घंटे लाइट जा रही है, क्या फायदा? सवाल ये है कि जब इतने बिल आ रहे हैं, चले 2 महीने का है ये, लेकिन 2 महीने का 33,000 का बिल है। कितना बड़ा घर है भाई? 80, वही जो क्वार्टर, कोई एसी वेसी भी लगाया हुआ है? कोई ऐसी वैसी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बंद कर देते हैं, उनको पता ये टाइम हो गया है। रात को भी ये होता है, 10:30 बजे आएगी, 1:30 बजे आएगी, 1 घंटा लाइट भी चलेगी, 2:30-3 बजे फिर चली आएगी, फिर फजर में आएगी 6 बजे, 5:30 बजे। 3-4 महीने की लोड शेडिंग के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे एहतजाज करा तो उसमें पुलिस वालों ने छोटे छोटे बच्चों पे आंसू गैस मारे, लेडीजों को डंडे मारे और कई लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, चले गए। आप लोग ये जो बड़ी बड़ी बातें समझा रहे होते हैं, वज़ीर आज़म और ये वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, कि जनाब के शॉर्टफॉल कितना है और LNG गैस नहीं आई है और पेट्रोल महंगा हो गया है और यूक्रेन वॉर जो है हो गई है, उससे मसला है, तो ये सारी बातें कुछ समझ में आती हैं आप लोगों को? नहीं आती हैं जी? जो गैस वाले जो इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक को 60% गैस देते हैं, बोलते हैं 25% आप डीजल से इस्तेमाल करो और 15% आप कोयले से इस्तेमाल करो। ये सिर्फ जो गैस मिल रही है, सिर्फ वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अपना डीजल जला रहे हैं ना अपना कोयला जला रहे हैं। जो वापडा इनको गैस दे रही है, गैस भी कम हो गई है ना, तो कुदरती गैस तो है ही नहीं। अब तो RLMG दी जाती है। वापडा ने बोला है कि आपको जो हम 60% गैस दे रहे हैं वो आप अपने मीटरों में चेक कर लो, हम 60% आपको गैस दे रहे हैं, बाकी आप 25% डीजल से बनाओ, 15% आप कोयले से बनाओ। वो गैस नहीं बनाई जा रही, उनके जो पैसे हैं हुकूमतों की जेब में डाले जा रहे हैं। बारिश में तो वैसे ही जब एक बूंद गिरती है और लाइट चली जाती है, ठीक है, तो अब आप सोचें कि बरसात में आप लोग क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? बरसात होती रहेगी, मुस्तकिल लाइट बन रहेगी, क्योंकि हमारे घर में तो एक चार्जिंग लाइट तक नहीं है। सर बरसात का बताएं, अभी बरसात सर पे खड़ी हुई है और बरसात में तो वैसे ही इस इलाके में मैं देखता हूँ कि करंट लगने के भी बड़े वाक़यात होते हैं, तो उस वजह से भी बिजली बंद कर दी जाती है।
बरसात की 2 बूंदे गिरती है ना, उनको ये मौका मिल जाता है कि सारी रात लाइट नहीं होती। इसके अलावा अगर दूसरे इलाकों में 1-1 घंटा लाइट जाती है और यहाँ जो है ना सारी रात लाइट नहीं है। ठीक है, अगर बिलिंग का मसला है, लाइट आ रही है ना, कम से कम एक जगह होना चाहिए, सब असूल एक जैसा होना चाहिए ना। अब पीछे जो है अमीनाबाद में 1 घंटा भी लाइट नहीं जाती, ठीक है, हमारे यहाँ जा रही है। आप लोग बिल नहीं देते ना, वैसे नहीं जाती। यहाँ पे कुंडे दले हुए होंगे। देखिए कराची इलेक्ट्रिक ये कहती है कि वो इलाके जहाँ पे कुंडे दले हुए वहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या इस इलाके में कुंडे दले हुए नहीं दले हुए, मुझे बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर हमारे यहाँ कुंडे डले में तो उनके पास तो प्लास है ना, उनके पास प्लास है। जिन्हों की बिलिंग नहीं है उनकी लाइन काट दो या उनको उठा के ले जाओ। जिनकी बिलिंग है उनको तो आप ये नाजायज नहीं करो ना। मैं आपको भी ये कहूँगा और मैं सामने भी जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि जिन इलाकों में कुंडे लगे हुए हैं बरसात के मौसम में बहुत ख़तरनाक हो जाता है। हमने बहुत देखा है कि कुंडे की वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। तो इसलिए कुंडे जो है बरसात के मौसम में किसी सूरत में जो है इस्तेमाल ना करें। जी, पहले कुंडे लगे हुए थे, लेकिन जब से इन लोगों ने ये तार दूसरे वाले फैलाए ना, जब से सारे कुंडे खत्म हो गए। यहाँ पर कोई कुंडा नहीं है, सिर्फ ये तार ही फैले हुए जो उनकी अपने हुकूमत के फैलाए हुए, बाकी और किसी के कुंडा नहीं है। अब ये देखें, ये भरे हम लोग बिल नहीं भरते, ये कुंडे के आ रहे हैं। अगले महीने क्या है और इस महीने क्या बिल आया है? 4,607 का, अब आया है 9,428 का। भरेगी ये हुकूमत भरेगी, हम लोग कहाँ से भरें? जिन इलाकों में महंगाई से लोग वैसे ही तंग हैं और तो एसी तो कहाँ से वो लगाएंगे, ना एयर कंडीशन है वहाँ पे, ना ऐसी कोई बिजली के हालात हैं, उस पर भी इन इलाकों में इतना ज़्यादा बिल आना एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। वैसे ही आवाम जो है वो बेनता इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, बेनता मुश्किल के अंदर है। जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं और उसमें अगर ये यूटिलिटी बिल्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो कि आप बता भी रहे हैं कि मुसलसल बढ़ते रहेंगे हर महीने, तो फिर इस आवाम का क्या हाल होगा। तो भाई इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ आप लोगों का ख्याल करेगी। हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, हमने आवाज़ उठाई है। जी, ये जो तारीख आएगी अब इसमें कब भरे हम, फिर हमारा अगले महीने लग आ जाएगा, ये तो आने वाली है। पहले तो ये नाज़रीन, आपने ये आज के प्रोग्राम में आवाम की आवाज़ सुनी और ये एक जगह हम पहुँचे हैं। तो अगर आज हम निकलना शुरू करें इस वक्त, तो कराची में ही कम से कम कोई 50 से ज़ायद जगहों पर लोग जमाए एहतजाज हो रहे हैं। और कुछ तो एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं जहाँ पे पुलिस ने शेलिंग की है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। लोग इस मुश्किल के अंदर सड़क पर निकल कर एहतजाज भी ना करें तो और क्या करेंगे। और हुकूमत का तो फ़र्ज़ बनता है कि आपके जो नुमाइंदे हैं इन इलाकों के, जो MNAs MPs हैं, वो इस मौके पर यहाँ पर आके खड़े हों, अवाम के साथ खड़े हों और अवाम के साथ खड़े होके जो है वो इनका एहसास करें और अवाम का ख्याल जो रखा जाए। और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से, कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हुकूमत जो है कराची इलेक्ट्रिक से बैठे और ये मसला हल करे। कम से कम रात के टाइम में लाइट नहीं जानी चाहिए और कुछ और इलाकों में जो लोड शेडिंग हो उसका शेड्यूल जारी किया जाए और उसी टाइम पर लाइट जानी चाहिए। टाइम एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, आप हमेशा से एक बड़ा आपका तनकीद रही है कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर, आपकी और आपकी जमात की। इस वक्त भी आप मुसलसल मुजाहरे भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और अवाम भी सड़कों पर है क्योंकि बुरा हाल है अवाम का, ना दिन में चैन है ना रात में आराम है। दिन में भी लोड शेडिंग, रात में भी लोड शेडिंग। हालांकि कहा जा रहा था कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से कि रात में कम से कम नहीं होगी, लेकिन रात में भी हो रही है। लेकिन सर, जो सूरत हाल है, यानी नेशनल ग्रिड में जब 9,000 मेगावाट बिजली कम बन रही है, जब यूक्रेन वॉर आपके सामने मौजूद है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल की बढ़ गई हैं, जब LNG आप टाइम पे नहीं कर सके इंपोर्ट और अब मिल नहीं रही है, तो ये तो एक नेशनल या इंटरनेशनल क्राइसिस है। लेकिन आपकी तनकीद कराची इलेक्ट्रिक पे। देखिए, कराची इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है। एक देखें ना, पहले कराची इलेक्ट्रिक या KESC उसका पहले नाम था, तो वो गवर्नमेंट का इदारा था, जिस तरह हेस्को, लेस्को, फेस्को इस तरह चलते हैं। अब ये एक प्राइवेट कंपनी ने इसके शेयर्स ले लिए, मेजॉरिटी शेयर्स लिए तो किसी एग्रीमेंट के तहत लिए। वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, सोवेरेन गारंटी दी गई, ठीक है। उस गारंटी के तहत कुछ चीजें तय हुई। हमें किसी ना
ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से मसला है और ना किसी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है हमारी। असल बात यह है कि आपने उस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या किया। जब 2005 में ये फरोख्त हुआ, अव्वल तो 16 अरब रुपए उस वक्त की कीमत भी कुछ भी नहीं थी, खंभों की कीमत के बराबर बेच दिया गया। इसी पे हमारा एतराज था कि आप ये कर क्या रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस एग्रीमेंट में ये बात तय हुई थी, जो आप बात कर रहे हैं ना जनरेशन की, कि 1300 मेगावाट जनरेशन 3 साल में नेट इजाफा करेंगे। ठीक है, इन्होंने आज 17 साल बाद भी ये इजाफा नहीं किया, तो पहली खिलाफ वर्जी ये हो गई। उस वक्त ये कहा गया था कि यार ये सरकार का इदारा है, इसमें करप्शन हो रही है, फलां हो रही है और सही यूनिट नहीं बन रहे, हम जनरेशन बढ़ाएंगे, ट्रांसमिशन बढ़ाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम ठीक करेंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी और 3-4 साल में आप रिजल्ट देखेंगे। आप मुझे बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट तयशुदा थी वो इन्वेस्टमेंट क्या इन्होंने की? नेपरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि नहीं की? इसीलिए ट्रांसमिशन आज तक ठीक नहीं हो सकी है। तमाम तर जो है ना एबीसी क्या वो तो केबल लगाने के बावजूद भी और इसके बावजूद। अच्छा, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है क्राइसिस की सूरत हाल है, लेकिन जब हम मवाजना करते हैं नॉर्मल डेज के ऊपर, अभी तो खैर 1-1.5 महीने से बहुत बुरा हाल है और आगे भी अल्लाह खैर करे, लेकिन हम एक नॉर्मल हालात में अगर बात करते हैं कराची के अंदर, तो जब हम बताते हैं इंटीरियर सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या पंजाब में जाके या केपीके के अंदर कि कराची में 60% कराची ऐसा है कि जिसमें यहाँ 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती, यानी बिल्कुल वो यानी लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ जो 4-5 इंडस्ट्रियल जोन है वहां पर 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती। तो सर ये तो पॉजिटिव बात है ना यहाँ पे। 60% सारिफीन क्या लोड शेड फ्री हैं? पहले सारिफीन थे हमारे 18 लाख 2005 में, उसमें से कितने लोड शेड फ्री थे और कितने लोग ऐसे थे कि जिन पे लोड शेडिंग होती थी? और अब 32 लाख सारिफीन तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक हैं, ठीक है, और मजीद भी बढ़ गए हैं। 32 लाख में से कितने % लोगों को आपने लोड शेड फ्री किया है और कितने साल के कितने महीनों के लिए? आप मुकाबला इंटीरियर सिंध से नहीं करेंगे, ठीक है, आप मुकाबला करेंगे केईएससी का केईएससी से, के इलेक्ट्रिक का के इलेक्ट्रिक से। सरकार में जब ये चलती थी बहुत बुरा हाल था, मैं तो नहीं कह रहा कि अच्छा हाल था, लेकिन प्राइवेट करने का मतलब ही ये था कि ट्रांसमिशन भी सही होगी, जनरेशन भी सही होगी, लोड शेड फ्री भी करेंगे, अनइंटरप्टेड सप्लाई करेंगे। भाई दुनिया में सबको पता है कि अगर लगे हुए तांबे के तार थे तो दुनिया में तो सबसे अच्छा कंडक्टर, हमने तो बचपन से ही बात पढ़ी ना, और आज तक तो कोई तहकीक ऐसी नहीं आई है। तो वो कंडक्टर वाली जो ना आपने तांबा लिया उसका कोई हिसाब है, एल्यूमिनियम लगाया उसका कोई हिसाब है, 35% जब आपका जब टेम्परेचर हो जाता है तो क्यों ट्रिप कर जाते हैं, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी कराची इलेक्ट्रिक ने, वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं की, ना जनरेशन में। अगर इन्वेस्टमेंट करते जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसके अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है उसके अंदर, और जो 3 हिस्से बनाए, जो वैसे तो ज्यादा है लेकिन जो बात ज्यादा देखी जाती है कि जनाब के 60-70% कराची वो है जहाँ 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी, देन फिर 3 घंटे वाले, देन फिर 1-1 घंटा करके, फिर जो है वो 1.5 घंटा करके जो है वो 4.5 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन अभी तो ये सारी साइंस खत्म हो गई। हाँ, ये साइंस खत्म हो जाती है, तकरीबन मई से शुरू होती है और उसके बाद अगस्त सितंबर तक ये साइंस खत्म हो जाती है। तो ये जो बात है ना कि हमने लोड शेड फ्री कर दिया, ये फिर वैसे ही गलत साबित हो जाती है। 900 मेगावाट का प्लांट 4 साल हो गए, ये नेपरा में कहते हैं आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, कहते हैं अब 450 का आ गया है, लग गया है, टेस्ट रन हो गया है, पूरी गर्मियां निकल गई। सर प्लांट तो अगर लगता है, और अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो हम तो कैपेसिटी तो हमारी वैसे भी बहुत ज्यादा है, हम बना सकते हैं बिजली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम थर्मल से बना रहे हैं। अगर हम वही ऑयल जो है या गैस, अब नेचुरल गैस है नहीं, एलएमजी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने इंपोर्ट नहीं की, अगर हमारे पास पीछे जिस चीज से बनती है बिजली वही नहीं होगी तो प्लांट लगाने का भी फायदा क्या होगा? ये इनकी के इलेक्ट्रिक के केस में बात बिल्कुल गलत है। के इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसका काम यह है कि वो अपने रिजर्वायर पूरे करके रखे। ऑयल के जो इनके पास रिजर्वायर हैं, ये अगर गवर्नमेंट से कहेंगे, और गवर्नमेंट को तो ने तो इनको इजाजत दी हुई है, ये जब चाहे एलसी खोलें, अपना ऑयल मंगवाएं, वक्त पे ऑयल क्यों नहीं मंगवाते? इनके लिए तय था ना, और इनके रिजर्वायर मौजूद हैं, कोई पूछे ना इनसे कि वो क्यों नहीं भरे हुए होते। जब आपको गैस की शॉर्टेज है, ऑयल पे चलाएं, और जबकि आप ये कहते हैं आप सारा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे ऊपर डाल देते हैं। इनको क्या मसला है? आरएलएनजी का अगर मसला है तो आप करते ना इंपोर्ट सही वक्तों में, गवर्नमेंट से बात करते हैं ना, सही वक्तों में आपने क्यों नहीं किया? अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो वो गवर्नमेंट का मसला है, आप एक प्राइवेट एंटिटी हैं, आपको इस पर जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि 1000 मेगावाट तो आपको इन हालात में भी नेशनल ग्रिड से मिल रही है ना, अनइंटरप्टेड मिल रही है, तो ये मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन भाई ये बिजली मैं तो कहता हूं 2000 मेगावाट दीजिए, लेकिन इस कंपनी को बीच से निकाल दीजिए ना, इनका प्रॉफिट हम क्यों भुगते हैं भाई? फिर गवर्नमेंट जो है वो नेशनल ग्रिड से हमें बिजली दे और डायरेक्ट दे कि इलेक्ट्रिक इस वक्त कितनी कंजम्पशन कर रहा है, यानी कितनी बिजली ये ट्रांसफर कर जनरेट कर रहा है इस वक्त।
कितना जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितना शॉर्टफॉल है। आप यकीन करें इनके पास कोई सिस्टम इन्होंने जानबूझ के डिवाइस ही नहीं किया। हमारा प्लेटफॉर्म कराची इलेक्ट्रिक के लिए भी हाजिर है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, इन सवालों के जवाब दें कि आखिर आपने क्या किया है कराची वालों के लिए। कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किस तरह से काम कर रही है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसके जवाब मेरा तो सीधा सीधा अब मुतालबा है, बहुत हो गई है अब तो इनका सीधा सीधा आप लाइसेंस देखें। एक्सक्लूसिविटी के लिए नेपरा में गई बात, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा को जिम्मेदारी दी कि इनका लाइसेंस एक्सक्लूसिविटी वाला खत्म होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ कंपनियों को इन्वाइट करें। इस शहर को एक ओनरशिप की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी को मुंतखब करें जो इस शहर की ओनरशिप ले, तो ये सारे महकमे सीधे हो जाएंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अभी तो मजे लगे हुए हैं ना, जो चाहो करते रहो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया के किस कानून में और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कहाँ ये लिखा हुआ है कि एक बस्ती के अंदर अगर 40 लोग बिल नहीं दे रहे और 60 लोग दे रहे हैं, या 60 नहीं दे रहे और 40 दे रहे हैं, इवन 2 दे रहे हैं, तो आप पूरी बस्ती का ट्रांसफार्मर उठा के ले जाएंगे और उसका कनेक्शन काट देंगे। कोर्ट ने इनको मना किया, नेपरा ने इनको मना किया, लेकिन इनकी वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर ये बस्तियों को वीरान कर देते हैं। यार ये बिल नहीं देते तुम्हारा मसला है। फोर्स तुम्हें मिली हुई है, हुकूमत की सपोर्ट तुम्हें मिली हुई है, तुमने अपनी पुलिस बनाई हुई है, तुम कनेक्शन काट देते हो। आप सब इसमें कुछ फार्मूले क्रिएट किए गए कि जनाब बाजार इतने बजे बंद कर दो, शादी हॉल इतने बजे बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इन द एंड सूरत-ए-हाल अपनी जगह खड़ी हुई है। बहुत सिंपल बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के इलेक्ट्रिक को हासिल है, और मैं तो इसको माफिया कहता हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और किसी ने आज तक तरदीद नहीं की है, जितनी चीजें मीडिया में आती रही हैं। अबराज कैपिटल से सब वाकिफ हैं, उस अबराज कैपिटल ने स्पॉन्सर किया है, फाइनेंस किया है पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसकी वजह से ये पार्टियां उसके खिलाफ ये क्राइसिस जो अभी है और हर समर सीजन के अंदर आ जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसमें पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर इन द एंड जाके यही सूरत-ए-हाल होगी। और फिर ऑफ कोर्स अगर आप थर्मल से बिजली बना रहे हैं तो पीछे से अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है या ऑयल नहीं है या आपके पास गैस नहीं है तो वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। लेकिन और उस पर अगले साल के लिए अभी से काम करना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जाए, कराची इलेक्ट्रिक जो है वो जिस तरह चीज़ों को बेहतर करे। लेकिन सर आज की हम बात करें तो अभी तो वो यानी कि अभी तो हमें बहुत जल्दी कोई इसका हल चाहिए कि भाई, क्योंकि अगला महीना नहीं। पहले तो आप मुझे बताएं, सिंपल बात ये, पहले तो मुझे बताएं कि इनका जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो कैपेबल है कि वो गर्मी 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कराची को बिजली सप्लाई कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो आप इनको मजीद कितने 10 साल देंगे मजीद हमें बर्बाद करने के लिए? लाइसेंस कैंसिल करें और स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं और चलाएं। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी लगाना चाहती हैं प्लांट्स, ठीक है, और उन्होंने बहुत से और लगाए हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाए हुए भी हैं, लेकिन वो एक हद तक आपने उनको रखा हुआ है। देखें ना, उनको इसलिए नहीं लगाने दिया कि आपकी मोनोपोली खत्म ना हो जाए। तो उसको भी अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत गवर्नमेंट दे दे तो उसमें ये होगा कि वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। बिल्कुल अभी वो इजाजत इसलिए नहीं मिलती कि जनाब फिर वो उनका बिल कम पड़ जाएगा उधर से जो इसी तरह से देखिए ना, लूट मार का आशारी निजाम मतलब चल रहा है ना यहाँ पर। तो बात यह है कि भाई इनको इनकी एक तो मोनोपोली खत्म हो। मैं तो कहता हूं इसको तो, इस ग्रुप को तो फारिग करो। अब हो क्या रहा है, जरदारी साहब ने यह किया था कि जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ शेयर कुछ ट्रांसफर किया था तो 50 अरब रुपए की लायबिलिटीज उनके जिम्मे थी। वो हमारे पैसों के जो टैक्स थे ना उससे उन्होंने कौमी खजाने से अदा कर दिए थे और काज़ादम शिकारियों को ले आए थे, जिसमें पिछले शिकारी भी मौजूद हैं। ठीक है, ऑफशोर कंपनी को, कैमन आइलैंड में रजिस्टर होने वाली कंपनियों को आपने हमारा इदारा दे दिया। सिक्योरिटी रिस्क भी है ये, और उसके साथ साथ अब अगर शेयर ट्रांसफर होंगे तो उस टैक्स के पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे। जो माजी में जो हमने महंगी बिजली के मुआहदे किए उसकी सजा आज तक भुगत रहे। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। बस लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल के अंदर है, यकीनी तौर पे क्राइसिस मौजूद है। अब इसमें रियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, माँ की जगह होती है। जो लोग जिस मुश्किल के अंदर हैं तो इसमें खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने आए, कोई एक इस क्राइसिस के अंदर ही, इस मुश्किल के अंदर ही, क्योंकि शॉर्टफॉल मौजूद है सामने, उसमें जो है ना कोई एक ऐसा फार्मूला जरूर क्रिएट करें कि जिससे कम से कम नुकसान जो है लोगों का हो। लोग रात भी जाग रहे हैं, बिजली नहीं है, दिन भी उनके कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकेगा। देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कुछ दिन पहले जब पंजाब वगैरह में बिजली इन्होंने कुछ कंट्रोल की तो कहा कि हमने पूरे मुल्क में बिजली को ठीक कर दिया। उस वक्त कराची में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। मैंने सवाल उठाया मीडिया में कि भाई कराची के आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है और आपके भी 26% शेयर हैं इसमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक में भी 26% शेयर हैं। आप कम से कम अपने शेयर का ही ख्याल कर लें। लेकिन इनके माइंड सेट में, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इंक्लूडिंग पीटीआई, इनके माइंड सेट में कराची नहीं है। भारी भारी मैंडेट यहां से लेते हैं और 4 दिन
भी नहीं गुजारे खान साहब ने यार। इतना 14 सीटें लेने के बाद इमरान खान साहब 3.5 घंटे भी एवरेज नहीं आए, यहाँ 3-4 दफा जब भी आए, एक रात नहीं गुजारी। पैकेजेस का ऐलान किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पानी का प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी 14 साल में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें जो किया हो। आप बताएं, नून लीग अपने यहाँ 11 महीने में मेट्रो बनाते हैं, हमारे यहाँ आपने 2 साल में नहीं बनाई थी, फिर 4 साल में पीटीआई नहीं बनाई, अभी तक आधी ग्रीन लाइन बनी हुई है। तो ये कराची को ऑन नहीं करते। कराची के लोगों को अब ये सोचना होगा कि आपने भारी भारी मैंडेट जिनको दिए उन्होंने आपका मुकदमा नहीं लड़ा। अब कराची अपना वारिस खुद बनाएं अपने वोट की ताकत से। इस बल्दिया में शुरू करें इस काम को। आप देखें इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। इस शहर को नेमतुल्लाह खान साहब जैसा एक मेयर मिल जाता ना, देखते के इलेक्ट्रिक कैसे बदमाशी करता। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब। नाज़रीन, टाइम वो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर गोडल साहब, जो कि मारूफ एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो ये बिजली की लोड शेडिंग चल रही है, इसकी असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। नबी साहब फरमाइए, आवाम बहुत परेशान है इस वक्त, और ये जो फिगर्स होते हैं जो आप लोग दे रहे होते हैं कि जनाब 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और बिजली ऐसे बनती है और ऐसे नहीं बनती, लेकिन एक आम आदमी, मुतवसत तबके का आदमी, गरीब तबके का आदमी, वो कहता है ना मुझे दिन में चैन आ रहा है, रात में चैन आ रहा है, कुछ उसका कुछ हल बताएं जनाब, क्या हो सकता है। हमारा पावर सेक्टर और जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो बड़ा फ्रेजाइल है। उसकी कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की। अगर आज आप देखें, आज आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पास 44,000 या 42,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड है, बट 15,000 मेगावाट की डिमांड आई हुई है। तो हम परेशान है कि जी हाउ वी कैन सर्वाइव, और हम शॉर्टफॉल समर सीजन में तो बढ़ भी जाती है, 21,000 मेगावाट तक पहुंच गई है डिमांड। हाँ, जो है लेकिन इस वक्त जो मई का जो फिगर आया हुआ वो 15,000 समथिंग का है, और अब आप मई से अब आगे जाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें, जो शॉर्टफॉल है, आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बट आप चला नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपकी जो प्लानिंग थी वो फोकस थी थर्मल पे, और आपने थर्मल को माशाल्लाह काफ़ी एक्सटेंड किया, और इतना एक्सटेंड किया कि हमारी जो आज पूरे एनर्जी मिक्स में सबसे ज़्यादा इनपुट थर्मल का है, जो कि 64% हम डिपेंडेंसी कर रहे हैं थर्मल पे। थर्मल में आपकी अपनी गैस डिप्लीट हो रही है, तो हमने उस चीज़ को एनालिसिस ज़रूर किया, डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, बट हमारी नेचुरल गैस हर साल 5 से 7% डिप्लीट हो रही है। आज हमारी नेचुरल गैस मेरा ख्याल है 35,000 MMCFD मिल रही है, जबकि हम 4500 MMCFD पे थे। तो अगर 3500 मिल रही है तो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिप्लीटेड, एंड एवरी ईयर वी आर डिप्लीटिंग। हमारा नेचुरल रिसोर्स कम हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी फर्नेस ऑयल, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है टूवर्ड्स RLNG, और हमने जो हाइड्रल का रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको इतना पुश नहीं किया, उसके बजाय हमने थर्मल को और पुश किया। और आज हमारे पास अगर आप देखें तो हम मेजॉरिटी जो हमें क्राइसिस आया हुआ है, वो क्राइसिस इज बिकॉज कि हम 61 से 64% तक डिपेंडेंट हैं थर्मल पर। सर, यानी अगर हम हाइड्रो पे यानी वाटर पे हम अगर तवज्जो देते, अपने डैम ज़्यादा बनाते, वहाँ से बिजली पैदा होती, या विंड एनर्जी की तरफ या सोलर एनर्जी की तरफ जाते, वो अल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ जाते, तो शायद ये इस पोजीशन पे ना होते। और अगर हम कोयले की बात करते हैं वहाँ से बिजली पैदा करने की, तो जब दुनिया बंद कर रही है कोयले के से बिजली पैदा करने के अपने, तो हम उस वक्त उसका आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने थर कोल को बहुत एंड में आके टैप किया। चंद साल पहले ही हम कोल की तरफ मूव किया हमने, जब दुनिया मूव कर रही थी रिन्यूएबल और उस पर, तो हमने कोल की तरफ मूव किया। और थर कोल भी बहुत स्लो पेस पे, इज नॉट ऑन द पेस जिसको आप कह सकते हैं कि जी हमें माइनिंग बहुत फास्ट हो रही है। टोटल आज पावर प्लांट अगर आप पूरा कोल पे देखें तो 4,400 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारे पास, और उसमें से 660 मेगावाट ऐसा पावर प्लांट है जो लोकल कोल पे चल सकता है। रिमेनिंग 3,500 या 600 मेगावाट आप चला रहे हैं इंपोर्टेड कोल। तो अगेन आप रिन्यूएबल पैसा अपना जो है वो डॉलर्स में इन टर्म इंपोर्ट कर रहे हैं कोयले को, हालांकि उस कोयले को जो लोकल अवेलेबल था, जो प्लांट डिजाइन है, उस पर भी आप इंपोर्टेड चला रहे हैं, क्योंकि आप उसको उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं तो वो जितना पैसा अपने जनरेटर्स पे लगाते हैं और फ्यूल पे लगाते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कर दे,
तो वो कॉस्ट बचेगी, बल्कि वो फायदेमंद उनकी अपनी इंडस्ट्री के लिए भी हो जाएगी और वो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी शायद दे सकेंगे कुछ। देखिए रिजवान, एक थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी आप समझने की कोशिश करें। इंडस्ट्री ने तो इनिशिएटिव ले लिया, इंडस्ट्री को आपने लिमिट कर दिया कि आप 1 मेगावाट से ज्यादा नेट मीटरिंग नहीं कर सकेंगे। नो प्रॉब्लम, कोई लिमिटेशंस हैं आपकी सिस्टम्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन इंडस्ट्री तो कर रही है। और इंडस्ट्री अपने जनरेटर्स पे, उनको प्रॉब्लम क्या है कि आपने उनको नेचुरल गैस कैप्टिव पावर प्लांट के लिए दी, उनको आपने सर्टेन क्राइटेरियाज दिए, कुछ इंडस्ट्रीज ने उसको फुलफिल किए, कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है उस टाइम की। जब आपने ये पॉलिसी डिक्लेयर की थी उस वक्त आपको जब पता था कि आप गैस पे बेस करा रहे हैं तो नेचुरल गैस अवेलेबल थी। RLNG को आपने वेटेड एवरेज किया, बट थ्रू आउट द कंट्री इट इज नॉट वेटेड एवरेज। फॉर वन रीजन इट इज वेटेड एवरेज, फॉर वन रीजन इट इज नॉट। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन। फिर आपके पास गैस का जो 3500 MMCFD लोकल मौजूद है, आपकी इंडस्ट्री का पूरा डेटा आपकी गवर्नमेंट के तमाम इदारों के पास मौजूद है। अगर वो एनर्जी की बात करें और रिन्यूएबल को इंडक्ट करते हुए अगर इफिशिएंसीज को देख लें, अब अगर आप अपनी गैस का UFG देख लें वो 11% तक चला जाता है, तो अगर आप उसको 5% पे ले आए तो आपको वो शॉर्टफॉल्स और वो इंपोर्ट, ठीक है, आपको वॉर फुटिंग पे ये सारे काम। अच्छा, इस गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो इस वक्त क्योंकि वर्ल्ड में क्राइसिस है यूक्रेन वॉर की वजह से, तो अब इन्हें तो कंटेनर्स मिल ही नहीं रहे कि कहाँ से आएगी LNG सर। LNG और यही वजह है कि वो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ बल्कि बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में और मुश्किल सूरत इसलिए होगी कि आपके जुलाई के जून और जुलाई का जो इस वक्त डेटा वो हो रहा था, जून में तो आपके पास मई में शिपमेंट्स अवेलेबल थी और मई में अभी वो शॉर्टफॉल आपने नहीं देखा। जुलाई में तो आपके पास कोई कार्गोज अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कौम तैयार रहे मजीद लोड शेडिंग के, मतलब दिस विल बी अ वेरी वेरी बैड जुलाई जो आने वाला है। और अगर एनर्जी सेक्टर को प्रॉपरली नहीं देखा गया, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई, देखिए हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग 1 महीने में तो नहीं हो सकती, ये तो अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा और जुलाई तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, जुलाई अगस्त, उसके बाद ये कि नेक्स्ट सीजन के लिए अभी से काम किया। देखिए आपका वाटरफॉल बढ़ रहा है, आपका हाइड्रल टेक ओवर करेगा, थोड़ा सा आपकी एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी, लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे जो हुक्मरान है वो चैनल पे आके ये कहेंगे कि अगर मैं आऊँगा मैं 12 रुपए में बिजली दे दूंगा, 11 रुपए में इतनी कॉस्ट होगी, मैं 35,000 मेगावाट, हमारे पास फ्यूल की कॉस्ट नहीं, फ्यूल इज एक्सपेंसिव, वी डोंट हैव, तो हमें रिन्यूएबल की तो अडॉप्ट। और अब ये जो अब लोगों के पास घर में बिजली आ नहीं रही और मुसलसल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, यानी अभी भी ये है कि 7 रुपए यूनिट पे बढ़ेंगे और 1 महीने 3 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 1 रुपया करके 7 रुपए बढ़ाए जाएंगे, तो ये मुसलसल यानी आपके बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है। फिर आप क्योंकि अब जब आपके पास बिजली आ नहीं रही तो आप जनरेटर यूज कर रहे हैं, UPS यूज कर रहे हैं, उसका डीजल, उसका पेट्रोल जो है वो अलग एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो ये तो कौम पे इस महंगाई के अंदर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। सर बोझ नहीं आ गया, ये इतना इन्फ्लेटेड हो गया है कि आप इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता एक एवरेज आदमी। और दूसरा अगर आप ये देखें कि अगर मेरे जितने भी डिस्कोज हैं और जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं वो महंगे फ्यूल पे ना बनाते हुए उन्हें नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं हमें नेचुरल गैस दे दें ताकि वो सस्ती बिजली बनाए। कराची इलेक्ट्रिक का क्या होगा, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की नहीं उस तरह से, और उनका भी जो असल मसला है वो भी यही है कि पीछे से वो फ्यूल महंगा हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, नेचुरल गैस मिल नहीं रही है, LNG जो है वो भी उसका भी शॉर्टफॉल है, पुराना जो क्राइसिस है SSGC से वो अपनी जगह मौजूद है लेकिन नया भी वो बिल नहीं दे पा रहे हैं, इस मंथ का नहीं दे सके मुकम्मल बिल जो है, तो ये कैसे हल होगा, क्योंकि कराची में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। देखिए जब के इलेक्ट्रिक ने ये टेक ओवर किया था, के इलेक्ट्रिक फर्स्ट somebody Abraj has taken it and then it's a process, और जब लिया था तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान की थी और उस कमिटमेंट पे लिया था कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस। अगर उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट गैस को देखते हुए की है तो जो कोटा गैस का इनको अवेलेबल था, आज अगर कंट्री क्राइसिस में है तो डेफिनेटली उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करके रखने चाहिए थे। जो रिन्यूएबल हम आज अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, क्या के इलेक्ट्रिक को नहीं चाहिए कि वो अपने साथ रिन्यूएबल को इन्वेस्ट करे और उस कॉस्ट को, पावर कॉस्ट को कम करे, क्योंकि अगर वो सिर्फ डिपेंडेंसी रहेगी कि हमसे सिर्फ गैस ले ले नेचुरल और सस्ती बिजली बना ले,
सो इस तरह तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जी वी आर गोइंग टू पुट अप $100 बिलियन इन द इन्वेस्टमेंट, बट नथिंग हैपेंड। बस आवाम से सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि न दिन में चैन है न रात में आराम है। अभी कराची इलेक्ट्रिक ने एक बात कही थी कि जनाब रात में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन पूरी रात बहुत से इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। वरना नॉर्मल 2-3 घंटे तो नॉर्मल बात है जनाब, रात में भी होना। तो एक बंदा जब उसकी रात खराब, नींद खराब हो गई, वो दिन में अपने कारोबार कैसे करेगा, या जॉब करता है तो कैसे करेगा, फिर वहाँ पर भी जा रहा है कारोबार में तो वहाँ भी बिजली नहीं है, तो कैसे गाड़ी चलेगी मुल्क की। और आगे अगला महीना मजीद क्राइसिस है। देखिए मुझे सिर्फ अगला महीना नहीं लगता, मुझे अगस्त भी लगता है कि वी आर इन प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। हम बहुत प्रॉब्लम में होंगे क्योंकि हमारी मसल्स ही नहीं है कि हम इंपोर्टेड फ्यूल ले सकें। और अगर आप पिछले मई, अब आप दिसंबर से देखें, जैसे जैसे हमारी पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हम फ्यूल में खेल रहे हैं। हाइड्रल और नेचुरल गैस हमारी अपनी है, न्यूक्लियर हमें एक सपोर्ट करता है, और हमें रिन्यूएबल ने मई के महीने में सिर्फ 3 या 4% हमें अपने एनर्जी मिक्स में दिया है। तो अगर आप देखें तो हाइड्रल पे हमारा डिपेंडेंसी ज्यादा है और नेचुरल गैस पे। रिमेनिंग जो भी हम कर रहे हैं वो सारा एडॉक बेसिस पे, तो हम उसमें ही प्ले अराउंड कर रहे हैं। और हम हमारी कॉस्ट को देखते हुए, आपका बिल मई 2021 से के जून से लेके मई तक आपकी जो ऑयल की कॉस्ट थी वो थी मेरे ख्याल $9 बिलियन। और आज आपकी जो 2022 की जून तक की जो मई तक की जो कॉस्ट आई हुई है वो $14.5 बिलियन है। आप अगर 100% कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे मसल्स ही नहीं है, क्योंकि हमने अब जैसे आपने कहा ना, पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम उस गवर्नमेंट से करना पड़ेगा जिसने HFO फर्नेस ऑयल को रिन्यूएबल पे तरजीह दी और जिन्होंने वो सारे प्लांट्स लगाए जो कि फॉरेन फ्यूल पे डिपेंडेंट। बिल्कुल। और पीछे अगर आज अगर आप मुझे कहें कि जी पिछली गवर्नमेंट ने उसको RLNG मिली नहीं मिली, बट आपकी डिपेंडेंसी आज भी थर्मल पावर प्लांट्स मेजर है। अगर आज आप RLNG नहीं लेंगे तो आपका सबसे एफिशिएंट प्लांट, जिसको हम कहते हैं जी आइडियल है, साहिवाल में प्लांट लगी RLNG बेस 61% एफिशिएंसी, बट डिपेंडेंस गैस पे है और वो आप इंपोर्टेड गैस दे रहे हैं उसको। सर थैंक यू वेरी मच मनीष गोयल साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है इस मौजू पर दिया, जिससे यकीनी तौर पे अवाम और हुकूमत दोनों को रहनुमाई जो है मिली होगी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है। इस वक्त जो इकॉनमी की हालत है, जो जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस है, महंगाई अपनी जगह पर है, और उस ऊपर से फिर ये लोड शेडिंग का जो एक बहुत बड़ा अज़ाब है ये कौम पर आ चुका है। इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि वो बहुत बेहतर तरीके से आवाम को एतमाद में ले और जो इस क्राइसिस के अंदर जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो आवाम को दे, क्योंकि क्राइसिस तो मौजूद है और ये रहेगा 2 महीने, लेकिन इसी क्राइसिस के अंदर क्या बेहतर हो सकता है वो यकीनी तौर पे इसका हल जो है हुकूमत ने ही निकालना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।